Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter The Address, written by मार्गा मिनको। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि मार्गा मिनको मिसेस डॉलिंग के बिहेवियर से उदास होकर के, निराश होकर के वापस जाने लगती है रेलवे स्टेशन, और वापस जाते वक्त वो याद करती है उस समय को जब उसकी माँ ने उसको मिसेस डॉलिंग का एड्रेस दिया था। वो याद करती है कि वो घर आई थी, घर उसको कुछ बदला बदला सा लगा था। उसने अपनी माँ से पूछा था, फर्स्ट टाइम उसकी माँ ने उसको मिसेस डॉलिंग का नाम बताया कि बहुत पुरानी दोस्त है और बहुत सालों से कांटेक्ट में नहीं थे। अचानक से कांटेक्ट मिली कहीं, फिर से कांटेक्ट रिन्यू किया और हर दिन उसके घर आती है। फिर बताया कि कैसे वो घर आ कर के और एक एक जब भी वो जाती है तो घर से कोई ना कोई कीमती सामान ले करके जाती है, ऑन द प्रिटेक्स्ट, ये बोल करके कि मेरे घर पे ये सामान ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। क्या क्या ले जाती है वो भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद मिसेस डॉलिंग जो है वो जो कारण बताती थी ले जाने का, वो कारण मिसेस एस को काफ़ी सही लगता था उस समय कि सुरक्षित रहेगा उसके घर में वो सारी चीज़ें। लेकिन मार्गा मिनको अपनी मदर के बातों से सहमत नहीं थी या मदर के फैसले से सहमत नहीं थी, और वो क्वेश्चन करती है कि क्या आप कैसे एग्री हो जाती हैं अपने कीमती चीज़ों को ले जाने के लिए, कैसे उनको आप परमिशन दे देती हैं। इसी के आगे हम लोग अपनी स्टोरी देखते हैं। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड। उसकी माँ और मार्गा मिनको और मिसेस एस में जो बातचीत हो रहा था, तो मदर ने ये नोटिस किया कि उसकी बेटी उसके फैसले से कन्विंस नहीं है, उसके डिसीजन से सहमत नहीं है। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। और वो अपनी बेटी को गुस्से से देखती है। रिप्रोविंगली वर्ड यूज किया है यहाँ। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, वो गुस्से से देखती है अपनी बेटी को। और उस दिन के बाद से लिखती है वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। उस दिन के बाद से मार्गा मिनको और उसकी माँ में मिसेस डॉर्लिंग को लेकर के कोई बातचीत नहीं होती। ये सारी चीज़ें मार्गा मिनको सोचते हुए जा रही है वापस रेलवे स्टेशन। वापस स्टोरी में आ जाती है प्रेजेंट में। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन। वो ये सब सोचते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। वो रेलवे स्टेशन जब जा रही थी तो अगल बगल जो चीज़ें थी उन चीज़ों पर बगैर ध्यान दिए वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। फैमिलियर प्लेसेस मतलब जाने पहचाने जगह थे, जाना पहचाना रोड था, जाने पहचाने चौक चौराहे थे, जाना पहचाना बिल्डिंग्स था। लेकिन मार्गा मिनको उन जाने पहचाने चीज़ों पर, फैमिलियर प्लेसेस के बारे में फिर से कुछ सोचना नहीं चाहती है, उन चीज़ों के बारे में कुछ याद नहीं करना चाहती है जिन चीज़ों को वो फर्स्ट टाइम देख रही थी वॉर के बाद। ये सारी जो जगह था, जो प्लेस था, जिस रास्ते से गुजर के वो रेलवे स्टेशन जा रही थी, वो सारे प्लेसेस फैमिलियर प्लेसेस थे, मतलब जाने पहचाने जगह थे जिनको कि मार्गा मिनको युद्ध के बाद फर्स्ट टाइम देख रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। लेकिन वो अपने यादों में ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहती थी, जितना ज़रूरी था उतना ही याद करना चाहती थी। ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्गा मिनको का। आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, मतलब कि वो अपनी यादों में बहुत चीज़ों को, जो फैमिलियर चीज़ें थी, फैमिलियर प्लेसेस थी,
वो उनमें दोबारा नहीं जाना चाहती थी, मतलब दोबारा उनको उन मेमोरीज में नहीं जाना चाहती थी। जितना ज़रूरी था सिर्फ उतना ही। क्यों दोबारा क्यों नहीं उन फैमिलियर प्लेसेस को याद करना चाहती थी, उसका आंसर भी यहाँ दिया गया है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, क्योंकि वो अपने आप को अपसेट करना नहीं चाहती थी। उन चीज़ों के बारे में याद करके, उन जगहों के बारे में याद करके, उन प्लेसेस को देख करके, ओल्ड मेमोरीज को याद करके वो अपने आप को अपसेट करना नहीं चाहती थी। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम। साइट मतलब होता है दृश्य, स्ट्रीट्स मतलब गलियां, हाउसेज घर, फुल ऑफ मेमोरीज यादों से भरे हुए, फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम मतलब अच्छे समय की यादें। वो सारी गलियां और वो सारे घर जिनको पार करके वो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है, वो सारे चीज़ें फैमिलियर प्लेसेस थे उसके लिए, मार्गा मिनको के लिए, जिनको वो युद्ध के बाद फर्स्ट टाइम देख रही थी। मगर वो अपनी यादों में बहुत पीछे नहीं जाना चाहती थी, उतना ही जाना चाहती थी जितना ज़रूरी था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी। अगर वो उन गलियों, उन घरों के बारे में, उन दृश्य को याद करके पुराने मेमोरीज में चली जाती, ओल्ड मेमोरीज, फुल ऑफ मेमोरीज, वो सारे फैमिलियर प्लेसेस मार्गा मिनको की पुरानी यादों से भरे हुए थे। वो अगर उन पुरानी यादों में चली जाती, वो यादें जो एक प्रीसियस टाइम की यादें थी। प्रीसियस टाइम मतलब कीमती समय, कीमती समय मतलब अच्छा समय, जिस समय मार्गा मिनको अपने फैमिली के साथ थी, जिस समय वॉर नहीं हो रहा था, उस समय की यादें भरी पड़ी हुई थी मार्गा मिनको के मन में उन फैमिलियर प्लेसेस के बारे में। लेकिन वो बोलती है आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी, कि जितना पीछे जाना, जितना मेमोरीज में जाना ज़रूरी था उतना ही मैं याद कर रही थी, और ज़्यादा मैं मेमोरीज में डीपली नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो मैं अपसेट हो जाती, क्योंकि वो सारी गलियां, वो स्ट्रीट्स और वो हाउसेस वो फुल ऑफ मेमोरीज थे, यादों से भरे हुए थे, मेमोरीज ऑफ प्रीसियस टाइम, कीमती समय की यादें थे, और वो उन चीज़ों को याद करके अपने आप को अपसेट करना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो रेलवे स्टेशन जाते वक्त अपने अगल बगल के फैमिलियर चीज़ों पर बगैर ध्यान दिए सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंचती है, रेलवे स्टेशन पहुंच भी जाती है। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है मार्गा मिनको, तो रेलवे स्टेशन पे उसको फिर से मिसेस डॉर्लिंग दिख जाती है। मिसेस डॉर्लिंग ट्रेन पकड़ के कहीं जा रही थी। वो मार्गा मिनको को नहीं देखती है, मार्गा मिनको मिसेस डॉर्लिंग को देख लेती है रेलवे स्टेशन पे कहीं जाते हुए। और जब वो मिसेस डॉर्लिंग को वहाँ देखती है रेलवे स्टेशन पे, तो फिर से पुरानी याद में चली जाती है जब उसने फर्स्ट टाइम मिसेस डॉर्लिंग को देखा था अपने घर पे। अब फिर से एक बार फ्लैशबैक में चली जाती है। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। जिस दिन उसकी माँ ने उसको मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था, उसके अगले दिन का ही बात है, नेक्स्ट मॉर्निंग। उसके अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग का ही बात है जब इसने फर्स्ट टाइम मिसेस डॉर्लिंग को देखा था अपने घर पे। आई हैड गॉट अप लेट सो के उठी थी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। वो जब लेट से सो करके उठी, नीचे आ रही थी, डाउन स्टेयर्स नीचे आ रही थी, तो उसने देखा कि उसकी माँ, आई सॉ माई मदर, उसने अपनी माँ को देखा, अबाउट टू सी समवन आउट, कि किसी महिला को वो बाहर तक छोड़ने जा रही है। उसकी माँ, वो महिला
कोई और नहीं, मिसेस डॉर्लिंग थी, जो हर दिन की तरह उस दिन भी आई थी और जाते वक्त कोई कीमती सामान ले जा रही थी। अ वुमेन विथ अ ब्रॉड बैक, ब्रॉड बैक, उसके कंधे, उसके पीठ के बारे में बोला गया है कि मिसेस डॉर्लिंग को पीछे से देखी, वो सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, मदर और मिसेस डॉर्लिंग को छोड़ने के लिए गेट तक जा रही थी। तो फ्रॉम द बैक साइड शी ऑब्जर्व्ड अ वुमेन विथ अ ब्रॉड बैक। जब वो वहां गई, उनके सामने पहुंची, अपनी मदर और मिसेस डॉर्लिंग के सामने नीचे उतर के पहुंची, तो फर्स्ट टाइम मिसेस डॉर्लिंग को देखा, एक झलक देखा, और उसकी मां ने इंट्रोड्यूस भी कराया। यहां स्टेटमेंट है मदर का, देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर शी बेकेंड टू मी। बेकेंड वर्ड है, बेकेंड मतलब है हाथ से किसी चीज के तरफ इशारा करके बताना उस चीज के बारे में। मिसेस एस ने अपनी बेटी के तरफ हाथ करके और मिसेस डॉर्लिंग को बताया, देयर इज माई डॉटर, कि ये मेरी बेटी है। द वुमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। नॉडेड पहले भी आया है, मूवमेंट ऑफ हेड। वो वुमेन जो थी मिसेस डॉर्लिंग, वो मार्गा मिन्को को देख करके बस एक जो फॉर्मेलिटी वाला जो एक नॉडिंग होता है, एक ग्रीटिंग एक्सचेंज करने वाला नॉडिंग, तो बस थोड़ा सा नॉड करती है, थोड़ा सा अपना सिर हिलाती है और उसके बाद सूटकेस उठाती है और वहां से बाहर निकलने लगती है। उसने पहना क्या था? शी वोर अ ब्राउन कोट, ब्राउन लॉन्ग ओवर कोट उसने पहन रखा था मिसेस डॉर्लिंग ने, एंड अ शेपलेस हैट, और एक अजीब सा बिना किसी शेप का एक हैट पहन रखा था। और वो सूटकेस उठा करके, वो सूटकेस जिसमें इसके घर के जरूर कोई ना कोई कीमती सामान होंगे, वो सूटकेस उठा करके जाने लगती है वहां से। उसको जब वहां से जाता हुआ देखती है उस हेवी सूटकेस के साथ, वो सूटकेस जो ले जा रही थी मिसेस डॉर्लिंग, वो काफी भारी था, और मार्गम इनको देखती है कि उसकी मदर की उम्र की मिसेस डॉर्लिंग थी, एक ओल्ड एज्ड वुमेन थी। मिस मार्गम इनको जब देखती है कि ये अकेली महिला, अकेली वुमेन इतना भारी सूटकेस ले जा रही है, उसको ले जाने में भी दिक्कत हो रहा है, ये देख करके मार्गम इनको अपनी मां से पूछती है, डज शी लिव फार अवे? आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हेवी केस। मार्गम इनको देखती है कि उस हेवी सूटकेस को ले जाने में काफी डिफिकल्टी हो रहा है उस वुमेन को, तो ये सोच करके कि वो कितना दूर ले जाएगी इस सूटकेस को, वो अपनी मां से पूछती है, डज शी लिव फार अवे? कि क्या ये वुमेन मिसेस डॉर्लिंग काफी दूर रहती है। उसने ऐसा इसलिए पूछा था क्योंकि उसने देखा कि बहुत दिक्कत हो रहा है उस हेवी सूटकेस को उठा के जाने में उस महिला को, इसलिए उसने पूछा अपनी मां से कि ये क्या बहुत दूर रहती हैं। उस समय उसकी मां ने उसको एड्रेस बताया था मिसेस डॉर्लिंग का। ये रहा वो एड्रेस, इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, नंबर 46। तो पूरा एड्रेस, जो एड्रेस पे ये टाइटल रखा गया है चैप्टर का, द एड्रेस, वो यही एड्रेस है, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। और ये एड्रेस बताती है मिसेस एस अपनी बेटी को और बोलती है, रिमेंबर दैट, याद रखना इस एड्रेस को। एड्रेस भी बताती है और बोलती है, रिमेंबर दैट, याद रखना इस एड्रेस को। एड्रेस आप लोगों को भी याद रखना है, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। किसका एड्रेस है? मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस है। मार्कोनी स्ट्रीट जगह का नाम है, गली का नाम है,
और उसके घर का नंबर था नंबर 46। ये एड्रेस बताती है मिसेज एस अपनी बेटी को और बोलती है रिमेंबर दैट, याद रखना इस एड्रेस को। ये वो फर्स्ट टाइम था जब मार्गा मिनको और मिसेज डॉर्लिंग का आमना सामना होता है और उस समय बस 1-2 सेकंड के लिए ही फॉर्मेलिटी के रूप में दोनों का ग्रीटिंग्स एक्सचेंज होता है। मिसेस डॉर्लिंग भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती उससे मिलने में, बात करने में। हालांकि वो उसकी दोस्त की बेटी थी, उसको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए था, पर वो इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाती नहीं है। वो सिर्फ नॉड करती है, सिर्फ अपना सिर हिलाती है और ग्रीटिंग्स एक्सचेंज होते हैं। वो फिर सूटकेस उठा के वहाँ से जाने लगती है। उसने पहना हुआ क्या था, एक ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था और एक शेपलेस हैट था। वो सूटकेस काफ़ी भारी था जो वो ले जा रही थी और उस सूटकेस को वो कहाँ तक ले जाएगी, इतना भारी सूटकेस, ये सोच करके मार्गा मिनको ने अपनी माँ से पूछा था डज शी लिव फार अवे, कि क्या वो काफ़ी दूर रहती है यहाँ से, कितनी दूर पे रहती है, कितना दूर इतना भारी सूटकेस ले जाएगी। उस समय उसकी माँ ने उसको एड्रेस दिया था मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 और उसने कहा था रिमेंबर इट। मिसेज एस ने मार्गा मिनको को बोला था कि इसको याद रखना, इस एड्रेस को। आई हैड रिमेंबर इट, मार्गा मिनको बोलती कि मैंने वो एड्रेस याद रखा, आई हैड रिमेंबर इट, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। अब वो एड्रेस याद रखा था मार्गा मिनको ने, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। युद्ध जब फिनिश हुआ, मार्गा मिनको जब बाहर आई, जब उसको ये पता चला कि उसने अपना पूरा फैमिली खो दिया युद्ध में, उसका घर डिस्ट्रॉय हो गया, उस समय भी मार्गा मिनको को वो एड्रेस याद था। लेकिन वो लिखती है आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन वो उस एड्रेस पे तुरंत नहीं जाती है, बल्कि काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करती है। अ कपल ऑफ ईयर्स, 2-4 साल इंतज़ार करती है उस एड्रेस पे जाने से पहले। क्यों नहीं जाती है तुरंत उस एड्रेस पे, कुछ यहाँ बताया है उसके बारे में, लिखा है इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। शुरू में, इनिशियली मतलब होता है शुरू में, आफ्टर द लिबरेशन मतलब आफ्टर द वॉर, आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। स्टोर्ड स्टफ बोलती है अपने कीमती चीज़ों को जो स्टोर करके रखे गए थे मिसेस डॉर्लिंग के घर में, उन कीमती चीज़ों के बारे में बोलती है। शी वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड। उस समय उनका माइंड ऑफ फ्रेम ऐसा था, माइंडसेट ऐसा था, वो अपना घर खो चुकी थी, अपना फैमिली खो चुकी थी, और उस कंडीशन में वो कीमती चीज़ें उसके लिए बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रखती थी। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था अपने उन चीज़ों को लेकर के। उनको उन चीज़ों को वो स्टोर्ड स्टफ लिखती हैं कि वो फालतू के जमा किए हुए सामान थे अब उसके लिए। ये एक रीज़न था क्यों नहीं गई थी, बिकॉज शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट दैट टाइम, एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रैदर अफ्रेड ऑफ इट। और दूसरा रीज़न है कि वो उन चीज़ों से डर रही थी, afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed। बहुत डीप पैराग्राफ है इस स्टोरी में, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। यहाँ बता रही हैं कि वो शुरू में क्या उसके फीलिंग्स थे मार्गा मिनको के, क्यों नहीं गई वो इनिशियली आफ्टर द वॉर, वो उसके बारे में बता रही है। कि सबसे पहले तो बताती है कि शी वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, और वो उन चीज़ों को स्टोर्ड स्टफ समझती थी। अब वो चीज़ें उसके लिए बेकार फालतू के जमा किए हुए सामान जैसे थे। और दूसरा रीज़न बताती है शी वॉज अफ्रेड, वो डरी हुई थी
किस बात से डरी हुई थी? उन चीजों का सामना करने से डर रही थी। कन्फ्रंटेड मतलब होता है फेस करना। वो उन चीजों का सामना करने से डर रही थी जो चीजें उन कनेक्शंस से बिलोंग करती थी, जो कनेक्शंस अब इस दुनिया में नहीं थे। मतलब वो उन चीजों को अगर देखती उस समय, तो उन चीजों से जुड़े हुए लोगों का उसको याद आता। कनेक्शंस मतलब रिलेशंस है यहां। वो चीजें उन रिलेशंस से जुड़ी हुई थी, जो रिलेशंस मतलब जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी फैमिली, मार्गा मिन्को की फैमिली से जुड़ी हुई यादें थीं उन सारी चीज़ों में, और वो उन चीज़ों का सामना करने से डरती थी। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस, वो चीज़ें जो छुपी हुई थीं, छुपाई गई थी या छुपी हुई थी कबर्ड्स में, अलमीरे में, बॉक्सेस में, एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन। वेन मतलब बेकार, यूजलेस। वो सारी चीजें जो कबर्ड्स में और बॉक्सेस में रखी गई थी, वो सारी चीजें वेट कर रही थी। वो चीजें वेट कर रही थी कि कब कोई अपना आएगा और उनको वापस से अपने सही जगह पर ले जाएगा। इन देयर प्लेस अगेन, पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन। मार्गा मिन्को को लगता था कि वो सारी चीजें वेट कर रही हैं कि कोई आए अपना और उन चीजों को फिर से उनके सही जगह पर ले जाए। विच हैड इंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स। और वो सारी चीजें इतने सालों तक कबर्ड्स में और बॉक्सेस में इसीलिए बंद पड़ी हुई थी क्योंकि वो चीजें थीं, दे वर नॉन लिविंग थिंग्स। बट those long non-living things were attached to the connections, to the relations which no longer existed. वो चीजें जरूर निर्जीव थी, नॉन लिविंग थिंग्स थी, लेकिन उन चीजों के साथ जो जुड़ी हुई यादें थी, जो मेमोरीज थी, वो बहुत प्रीसियस थी। वो यादें जो मार्गा मिन्को के फैमिली मेंबर्स की यादें थीं, और मार्गा मिन्को को लगता था कि वो उन चीज़ों का सामना नहीं कर पाएगी जो चीज़ें कबर्ड्स में और बॉक्सेस में रखी इंतज़ार कर रही हैं कि कब कोई अपना आएगा और उनको वापस से अपने जगह पर, सही जगह पर ले जाएगा। और वो चीज़ें इतने सालों से इसलिए इंतज़ार कर रही थी बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग। अगर उनमें इमोशंस होते, अगर उनमें लाइफ होता, तो शायद वो चीज़ें भी इतने दिनों तक कबर्ड्स में और बॉक्सेस में इंतज़ार नहीं कर रही होती। लेकिन वो चीज़ें इसलिए इंतज़ार कर रही हैं बिकॉज दे वर थिंग्स। और मार्गा मिन्को बोलती हैं कि मुझे उस समय उन चीज़ों का सामना करने से डर लगता था, क्योंकि वो सामना करती तो उसको वो चीज़ें बहुत सारे ओल्ड मेमोरीज याद दिलाते, उन लोगों के बारे में मेमोरीज याद आते जो लोग अब इस दुनिया में नहीं थे। ये यहाँ भी स्टोरी में मार्गा मिन्को एक बहुत ही कॉमन से ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब कर रही हैं। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है हम सभी ह्यूमन बीइंग्स के बारे में कि जब हम लोग किसी अपने को खोते हैं, डेथ इज द ओनली रियलिटी इन दिस वर्ल्ड। ये तो बिल्कुल सच है कि एक एक करके हमें अपनों को खोते जाना है और एक दिन हम लोगों को भी जाना है। नोबडी इज हेयर टू लिव फॉर एवर। सबसे पहले हम लोग नेचुरली अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खोते हैं। हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत अटैच्ड रहते हैं, लेकिन एक समय आता है जब ग्रैंड पेरेंट्स को हम लोग खो देते हैं। फिर एक फेज लाइफ में वो आता है जब हम लोग अपने पेरेंट्स को भी खो देते हैं। एंड दिस इज रियलिटी। इससे
कोई दूर नहीं जा सकता। ये तो सबसे बड़ा सच है कि हम सबको जाना है, कोई अमर नहीं है। लेकिन जिस समय हम लोग अपने रिलेटिव्स को, अपने लोगों को, अपनों को जब हम लोग खोते हैं, एट दैट मोमेंट, उस समय हमारा माइंड सेट अलग होता है। उस समय हम लोगों को लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया बिखर चुकी है, दैट वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग। जब हम लोग अपने लोगों को खोते हैं, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, then naturally every human beings goes through the phase where he or she realizes that there is nothing left in the world for him or her. एक समय, वो समय जब खोते हैं तो ऐसा फील होता है कि जब ये लोग ही नहीं रहे, जब पेरेंट्स ही नहीं रहे, या ग्रैंड पेरेंट्स को होते जब नहीं रहे, तो लगता है दुनिया में कुछ नहीं रहा, कोई खुशियां नहीं रही दुनिया में। सारी खुशियां इन लोगों के रहने के वजह से थी, जो इनके जाने के साथ चली गई। ऐसा लगता है कुछ समय के लिए, सभी ह्यूमन बीइंग्स को लगता है। पर क्या ये इमोशंस लाइफ टाइम रहते हैं? एंड द बिटर रियलिटी इज नो, नहीं। लाइफ टाइम के लिए तो हम लोग दुखी नहीं रहते, फिर से हमारे लाइफ में हैप्पीनेस आता है, फिर से हमारे लाइफ में त्योहार आते हैं, खुशियां आती हैं, अलग रूप से आते हैं, फॉर्म चेंज हो जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक फ्रेज है, टाइम हील्स एवरी वुंड। समय एक ऐसी दवा है जो हर घाव को भर देता है। जब हम लोग अपने लोगों को खोते हैं, उस समय जो दर्द रहता है हम लोगों के मन में, जो इमोशंस होता है, वो काफ़ी इंटेंस होता है। उस समय लगता है दुनिया में सब कुछ चला गया। पर क्या ये इंटेंसिटी उतनी ही बनी रहती है लाइफ टाइम के लिए? नहीं। धीरे धीरे करके, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय जैसे जैसे बीतता जाता है, हम लोग वापस नॉर्मल होते जाते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग वापस नॉर्मल होने लगते हैं। वापस से हम लोग खुशियां मनाते हैं, वापस से हम लोग त्योहार, फेस्टिवल्स मनाते हैं, वापस से हम लोग मिठाइयाँ खाते हैं, वापस से दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद हमारी ज़िंदगी रुक नहीं जाती, पर कुछ समय के लिए एक अलग सी इंटेंसिटी वाली फीलिंग होती है कि सब कुछ चला गया। धीरे धीरे, ग्रेजुअली हम लोगों को ये समझ में आने लगता है फिर कि नहीं, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। अपनों को खोना, फिर किसी दिन अपने भी चले जाना, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। और ये हम लोगों को जब धीरे धीरे जब ये रियलाइज होता है, तब फिर हम लोग का जो दुख है और दुख का जो इंटेंसिटी होता है, वो फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। और फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं, हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। हम लोग फिर से खुशियां मनाते हैं, फिर से हंसते हैं, फिर से खेलते हैं, उन लोगों के जाने के बाद भी। लेकिन जब वो लोग जाते हैं, उस समय हमारी इंटेंसिटी, हमारे दुख का जो इंटेंसिटी है, वो ज़्यादा रहता है। वैसे ही यहाँ मार्गा मिनको बोलती हैं कि जब युद्ध के बाद जब वो वापस आई और जब उनको पता चला कि उनकी फैमिली अब नहीं रही, उनका घर अब नहीं रहा, तो उस समय का इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं। उस समय वो कीमती चीज़ें जो किसी जगह पे रखी हुई थी, जिसका एड्रेस याद था मार्गा मिनको को, वो कीमती चीज़ें मार्गा मिनको के लिए यूजलेस चीज़ें थी एट दैट टाइम। उसको डर भी लग रहा था उस समय उन चीज़ों को देखने से, कि उन चीज़ों को देखेंगे तो फिर से वो कुछ बातें याद आएंगी, कुछ मेमोरीज याद आएंगी उन लोगों के बारे में जो लोग इस दुनिया में नहीं थे। इसलिए वो डर रही थी और वो कुछ समय तक उस एड्रेस पर नहीं जाती है। ये एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन नेचर है जो ऑथर मार्गा मिनको यहाँ प्रेजेंट कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है। इससे आगे हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।